नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मंथन में। और आज आप हमारे साथ समझेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और आप हैं डॉक्टर पवन के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। ठीक है, प्रायः हम देखते हैं कि जो हमारे पास्ट में है, जो हमको घटनाएं ऐसी कुछ होती हैं जो कि याद दिलाती हैं, वो ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और उन घटनाओं के पीछे कौन कौन से कारण रहे तत्कालीन समय में, या उस समय में उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या कारण रहे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कारण रहे, या सांस्कृतिक आर्थिक ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां रही जिसके कारण कि वह घटना घटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का लेखा जोखा जहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल रिसर्च, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारे सामने ये आती है कि इस शोध में भूत यानी कि जो बीत चुका है उससे इसका संबंध है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि भूत में जो भी घटनाएं घटी हैं उनके आधार पर हम भविष्य को समझने हेतु, या हम ये कह सकते हैं भूत का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, जो बीत चुका है उसका हम विश्लेषण करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी गलतियां या ऐसी चूक हमसे ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम हिस्टोरिकल रिसर्च का यहाँ पर अध्ययन करते हैं, इस टाइप के रिसर्च को हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की या डेफिनीशन जिसको हम कह सकते हैं। तो हमारे सामने देखिए डेफिनीशन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट की। अब बेस्ट क्या कहना चाह रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से या ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। ठीक है, इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सोच पैदा करते हैं। ठीक है, किसके संबंध में? भूत के संबंध में एक नई सोच पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा बीत चुका उसका संबंध आने वाली किसी घटनाओं से नहीं हो सकता है। तो इसका संबंध हमारी वर्तमान घटनाओं से और हमारे भविष्य से निश्चित रूप से होता है। ऐसा मानना किसका है? तो ऐसा मानना है आपके जॉन डब्ल्यू बेस्ट का। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में अध्ययन क्या था। ध्यान रखिएगा, क्या था यानी कि जो बीत चुका वो क्या था, उसी का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। ये शब्द हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक जो शोध है उसमें ऐतिहासिक तथ्यों के, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल डाटा हैं उनके सोर्स क्या हैं, हम किस तरह से उनके कह सकते हैं डाटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे सामने आता है, देखिए इतने इसके स्रोत हैं। जैसे प्रकाशित ग्रंथ, पहली चीज़ आ गया आपका। प्रकाशित ग्रंथ में मूल रूप से अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने जो आता है, जैसे बुक हो गई या कोई भी आपके इस तरह के जो भी प्रिंटेड मटेरियल हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद कुछ ऐसी भी पांडुलिपियाँ रहीं जिनको कि प्रकाशन में नहीं आई या जिनका प्रकाशन नहीं हो पाया, तो वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो पाषाण काल यानी कि जो पत्थरों का काल था, ताम्रपत्रों पर खुदे हुए अभिलेख आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे अभिलेख हैं, अशोक के समय का अभिलेख है और प्रयाग प्रशस्ति वगैरह बहुत सारी चीज़ें। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, उस समय प्रिंटिंग कोई था नहीं, तो उस समय क्या करते थे कि पत्थरों पर अपने वो शिलालेख या उसको ताम्रपत्रों पर अपने अभिलेख लिखवाते थे। तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। वहाँ से भी हम डाटा एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आता है दस्तावेज। कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनके पढ़ने से या जिनके देखने से, जिनके समझने से भी हमको कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं प्राचीन घटनाओं के। ठीक है,
इसके बाद सिक्के। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो उसमें एक आता है मुद्रा या सिक्के। तो हर राजा के समय में, हर शासनकाल में अलग अलग मुद्राएं और सिक्के जो है चलन में थे और उनके कारण हम ये देखते हैं कि उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो भी एक हमारे लिए स्रोत का कार्य करता है। ठीक, अब इसके बाद आता है दैनिक जीवन की वस्तुएं। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस काल में कौन कौन सी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते थे, कौन सी चीज़ें उनके दैनिक जीवन में उपयोगी थी। ठीक है, किस किस तरह से लोगों ने अपने जीवन को और सुखमय बनाने के लिए नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक ना। अब इसके बाद आता है औजार। औजार का आशय ये है कि हम किसी भी चीज़ के माध्यम से कुछ या तो हम शिकार करते हैं या तो हम कह लीजिए अपनी रक्षा के लिए रखते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें उसके भी तहत हम तथ्यों को एकत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कुछ अवशेष बचे हुए हैं जो भी खुदाई में मिलते हैं, उसके माध्यम से भी बहुत चीज़ें हमको जानकारी मिलती है। ठीक ना। कुछ चित्र ऐसे बने हुए हैं जैसे भीमबेटका वगैरह की गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, अजंता एलोरा की, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी हमको जानने के लिए मिलती हैं। ठीक ना। तो ये भी एक हमारे सामने आता है सोर्स के रूप में। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं स्रोत के प्रकार यानी टाइप ऑफ सोर्सेस। तो यहाँ पर हमारे सामने मूल रूप से दो तरह के सोर्सेस हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर रिसर्च में आप देखते होंगे इसको, ये कोई हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो प्राइमरी सोर्सेस जिसको हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं, एक है आपका द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेज उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राथमिक स्रोत की। तो प्राथमिक स्रोत का आशय यहाँ पर क्या है? प्राथमिक स्रोत का आशय यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके सामने कोई घटना घट रही है, वो देख रहा है, प्रत्यक्षदर्शी है। एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षदर्शी है, यानी कि आंखों देखी, उसने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? पहली चीज़ तो आंखों देखी, दूसरी चीज़ कानों सुनी घटनाओं को के बारे में अगर हम कोई तथ्य एकत्रित करते हैं तो वो आता है आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत। अब इसमें कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ है अभिलेख या डॉक्यूमेंट्स। इसके अंतर्गत जैसे कौन कौन सी चीज़ें आ गई? आपका संविधान आ गया, अधिनियम आ गया, राजपत्र आ गया, न्यायालय का निर्णय आ गया, वित्तीय अभिलेख आ गया, आदेश पत्र हो गया, बैठकों की कार्यवाही हो गई, सरकारी प्रकाशन हो गया, वार्षिक प्रतिवेदन हो गया, आपका जनगणना से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो हो गई, अनुबंध पत्र हो गए, मानचित्र हो गए, है ना। ये सब सारी चीज़ें क्या होंगी? ये सब सारी चीज़ें आपकी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत, अभिलेख या डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्रतिवेदन हो गया, ठीक है, अनुसंधान पत्र यानी जिसको हम रिसर्च पेपर कहते हैं वो हो गया, अभिलेख हो गया, अभिलेख तो आप देख ही रहे हैं, पांडुलिपियाँ हो गई जिसको कि खुद व्यक्ति ने जानकर समझकर लिखा हुआ है। तो कहने का आशय यह है कि इस पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, इसकी विश्वसनीयता, वैधता अधिक होती है। किसकी? प्राथमिक स्रोतों की। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और इसमें क्या क्या आता है। तो मौखिक वृत्तांत दूसरा है आपका मौखिक वृत्तांत। इसके अंतर्गत जैसे हम क्या देखते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों व प्रतिभागियों, जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से किसी घटना को देखा है या उसमें प्रतिभाग किया है, तो उसके द्वारा अगर हम किसी घटनाक्रम का मौखिक रूप से उससे वृत्तांत सुनते हैं, उससे बात करते हैं और हम अपनी डाटा में उसको लिखते चलते हैं या फीड करते चलते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो आपका ओरल टेस्टिमोनी के अंतर्गत आता है, मौखिक वृत्तांत के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, तीसरा इसमें है खंडहर तथा अवशेष। ठीक है, खंडहर तथा अवशेष के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो आप देख रहे होंगे जैसे जीवाश्म हो गए, कंकाल हो गए, मानव कंकाल या पशु कंकाल, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, फर्नीचर हो गए, उपकरण हो गए, भवन हो गए, बर्तन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, सिक्के हो गए,
है ना, कला हो गया, चित्र, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, वस्त्र हो गए, ठीक ना, तो ये सब सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। भोजन सामग्री आदि जो है ये खंडहर और अवशेष के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। तो ये हमारे सामने था प्राथमिक स्रोत। अब हम बात करते हैं द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में। तो सेकेंडरी सोर्सेस मूल रूप से इसकी उतनी विश्वसनीयता नहीं होती जितनी कि प्राथमिक स्रोतों की होती है। अब यह जो स्रोत होते हैं ये स्रोत दूसरों के द्वारा कह सकते हैं कि चुने गए विवरण, या कह लीजिए कि जो उन्होंने विवरण सुना है उसको अगर कोई बताता है, जैसे मान लीजिए आपसे किसी और ने बताया, आप किसी और से बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। यानी कि जिससे हम सुन रहे हैं वो वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं था जब वो घटनाएं घट रही थी, ठीक है। जैसे पौराणिक कथाएं हो गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोग सुनते हैं, फिर सुनाते हैं, सुनते हैं, फिर सुनाते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके अंतर्गत आता क्या क्या है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह सामग्री जो होती है वो समीक्षा के आधार पर रचित वे पुस्तक सामग्री पर आधारित होते हैं, ठीक है। जैसे पाठ्य पुस्तकें हो गई, है ना, संदर्भ पुस्तकें हो गई, विश्वकोश हो गए, ऐतिहासिक समालोचना हो गई या विवेचना हम उसको कह सकते हैं, ये हो गई। अनुसंधान पत्रिकाएं जो कि रिसर्च पेपर होते हैं। अनुसंधान पत्रिका मतलब रिसर्च जर्नल, उसको हम कहें, पेपर नहीं कहेंगे, जर्नल कहेंगे, ठीक है। तथा अनुसंधान प्रतिवेदन जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च किया, उसके बाद जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो वो आपका सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद पौराणिक आख्यान, उसको किसी ने ना तो देखा है ना वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी कोई रहा है, लेकिन उसको लोग सुनी सुनाई मान्यताओं के आधार पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो पौराणिक आख्यान हो गए, उपाख्यान, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक शोध या हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप कौन कौन से हैं या चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक शोध जो होता है मूलतः उसके भी चरण लगभग वही होते हैं जो सामान्य शोध के होते हैं, सभी तरह के शोध के। आइए देखते हैं कुछ यहाँ पर अंतर है, उसको हम लोग समझ के चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक शोध के स्टेप की। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ भी वही है कि शोध समस्या की पहचान करना और उसका चयन करना। हमारे सामने जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम देखें, समझें, उसका चुनाव करें, उसका चयन करें जिस पे हमको काम करना है, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये हो गया कि शोध समस्या का चयन और उसकी पहचान, ठीक। दूसरा स्टेप इसका है शोध प्रश्न या शोध परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ठीक है। शोध प्रश्न अधिकतर हिस्टोरिकल रिसर्च में ही आपको मिलते हैं और शोध परिकल्पनाएं भी यदा कदा इसमें बना ली जाती हैं, लेकिन शोध परिकल्पनाओं का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नहीं होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं तीसरा स्टेप जो है वो है जनसंख्या का निर्धारण। जनसंख्या का निर्धारण कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में, जिस काल में आप वह शोध कर रहे हैं, वह काल का निर्धारण करना, उस काल का, और उस एरिया यानी कि उस पॉपुलेशन को आप डिसाइड करना कि हमें इतने फील्ड के अंतर्गत हमको ये शोध कार्य करना है। तो ये यहाँ पर निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है आंकड़ों के संग्रहण की। आप फिर डाटा एकत्रित करते हैं। वह डाटा जो होता है वह कैसा होता है, वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। जैसे आपकी शोध की प्रकृति है, जैसा आपकी शोध का टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा उपकरण वहाँ पर चूज़ करते हैं और उससे आप जो है अपना डाटा एकत्रित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपके सामने है तथ्यों का व्यवस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो भी आपने फैक्ट कलेक्ट किए हैं उन फैक्टों को आप फैक्ट्स को व्यवस्थित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, और नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है स्टेप वो होता है निष्कर्ष निकालना। आपने जो भी शोध किया उसका निष्कर्ष क्या आया, तो यहाँ पर आप अगला स्टेप आपका हो जाता है निष्कर्ष निकालना या कंक्लूजन, और लास्ट स्टेप आपका है कि प्रतिवेदन लिखना या रिपोर्ट लिखना, ठीक है। तो ये स्टेप आपके हैं शोध के ऐतिहासिक के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
अब बात आती है ऐतिहासिक तथ्यों की समालोचना, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। आपने डाटा तो एकत्रित कर लिया, अब यहाँ पर आपका ये प्रश्न है, ये जो प्रश्न है हिस्टोरिकल रिसर्च के क्रिटिसिज्म टाइप्स कितने होते हैं, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक ना। और वहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कोई भी आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि ये प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता है या सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आता है। तो जब आप इसको समझे रहेंगे तब आप आसानी से आप उत्तर टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि बाह्य समालोचना क्या होती है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि संकलित सामग्री जो होती है उसकी मौलिकता और प्रामाणिकता, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मौलिकता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करना होता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हम बाहरी तौर पर देख लेते हैं कि हमने जो तथ्य एकत्रित किए हैं वह तथ्य हमारे काम के हैं या नहीं है, उनमें मौलिकता है या नहीं है, क्या वह प्रामाणिक हैं, क्या वह सत्य हैं या नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है बाह्य समालोचना के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंतरिक समालोचना या इंटरनल क्रिटिसिज्म की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आंकड़ों की यहाँ पर सूक्ष्म समीक्षा की जाती है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर देखने का काम किया जाता है इंटरनल क्रिटिसिज्म में, ठीक ना। अब यहाँ पर जो भी वर्णन है उस वर्णित या परीक्षित पाठ्य वस्तु की विश्वसनीयता, यहाँ पर विश्वसनीयता देखी जाती है। जो कंटेंट आपका है क्या वह विश्वसनीय है, क्या उसमें सत्यता है, उसमें प्रामाणिकता की जांच करने की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। अब उसको हम यहाँ पर टेक्निकल तरीके से उसकी जांच करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सूचना की अर्थ को सही निहितार्थ व उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, इसको आंतरिक समालोचना कहते हैं, ठीक है। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं कि तो ये तो रहा आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप की रिसर्च के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल गुणात्मक शोध की। गुणात्मक शोध जितने भी तरह के होते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें पहला आपका था ऐतिहासिक शोध, नेक्स्ट नया टॉपिक आएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, इस चैनल से आप जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।